हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के एसएसटी सब्जेक्ट की शुरुआत यहाँ करेंगे। जैसे कि आपने क्लास एट्थ में एसएसटी को पढ़ा था, बहुत कुछ क्लास नाइन्थ के एसएसटी भी क्लास एट्थ के एसएसटी से कनेक्टेड है। जहाँ आपने क्लास एट्थ में एसएसटी को 3 पार्ट्स में पढ़ा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। वहीं नाइन्थ क्लास में आपको एसएसटी को 4 पार्ट्स में पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हम आज यहाँ सबसे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। अब बहुत सारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बेसिक आपने क्लास एट्थ में एसएसटी की सिविक्स बुक में भी पढ़ा था। आप देखेंगे स्लाइड नंबर 2 पर आपको दिखेगा कि हम किस प्रकार से सबसे पहले इस किताब का शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आखिर क्या है। और शुरुआत करें, सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में हमने यह समझाने का प्रयास किया है। डेमोक्रेसी, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी देश की सरकार सीधे सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो सेज डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बहुत मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है जो हमने कई बार पढ़ी है। और एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जब हम डेमोक्रेसी को समझ जाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, हमें समझना होगा ये पॉलिटिक्स क्या है। राजनीति एक ऐसा विषय जहाँ अधिकतम लोगों की रुचि होती है, और ये रुचि वाला विषय जिसके माध्यम से देश की व्यवस्था चलती है, उस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आखिर क्या है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, द वर्क एंड आइडिया दैट आर कनेक्टेड विद गवर्निंग अ कंट्री और स्टेट और टाउन। एक ऐसा कार्य, एक ऐसा आइडिया जिसका सीधा सीधा संबंध किसी देश की, किसी राज्य की, किसी नगर की व्यवस्था चलाने से हो, उसे हम राजनीति कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन सेज अ पर्सन पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड बिलीफ्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विश्वास भी सीधा सीधा राजनीति से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन 2 मुख्य बिंदुओं से शुरू होती है, और इन्हीं 2 मुख्य बिंदुओं को समझते हुए हमें इस बुक को पढ़ना है। हम इस बुक की शुरुआत चैप्टर 2 से कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 2 इस बुक का बेसिक है, आप लोगों के 8th क्लास के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और बड़ी आसानी से आप इसके माध्यम से समझ भी पाएंगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं तो आखिर डेमोक्रेसी क्यों अपनाई जाए, ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसके कारण डेमोक्रेसी और दूसरे माध्यमों से बेस्ट है। और डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें 2 वर्ड और ध्यान होने चाहिए, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी व्यवस्था किस प्रकार से, मोनार्की जहाँ एक राजा का या एक रानी का शासन हुआ करता था, और डिक्टेटरशिप जहाँ एक तानाशाह या कुछ लोग मिलकर व्यवस्थाओं को चलाते थे। उन दोनों से कई मायनों में लोगों ने अच्छी बताई है, लोगों ने उसमें रहना पसंद किया, लोगों ने ऐसी व्यवस्था को चुना है। और आज विश्व के लगभग अनेक देश इस डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत विश्व का एक ऐसा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसी डेमोक्रेसी जिसे फ्री एंड फेयर कहा जा सके, उसके एग्जाम्पल में भारत का नाम सामान्यतः सबसे पहले आता है। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए, हम इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने का प्रयास करती है, पर क्या वो सच में डेमोक्रेटिक है या नहीं है, वो इन फीचर्स के माध्यम से हम आसानी से समझ भी पाएंगे। फर्स्ट, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। हम यहाँ पर एक कंट्री के एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक ऐसा देश जिसमें डिसीजंस कोई एक व्यक्ति लेता हो और अपने आप को वो डेमोक्रेटिक कहता हो, तो क्या हम उस देश को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. आप देखिए
पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1999 की घटना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी के एक जनरल होते हैं, और वो अचानक से अपनी मिलिट्री की सहायता से चुनी हुई सरकार पर हमला करते हैं, और चुनी हुई सरकार पर हमला कर कर उन सबको बंदी बना लेते हैं, और ख़ुद देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, और अपने आप को इस देश का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं। साल 2002 तक आते आते उनकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। वो देश के राष्ट्रपति के रूप में काम देखते हैं, और चुनाव होते हैं, और चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है और वो देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। पर चुनाव को देखने और जानने वाले लोग जानते थे कि ये चुनाव धोखे से हुआ है, बेईमानी से हुआ है, और राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारे गलत ट्रिक्स को यूज़ कर इस चुनाव को जीता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, सून ही पास्ड एन ऑर्डर दैट मेड हिम सिंगल सुपीरियर ऑफ द कंट्री एंड नलीफाई ऑल द पावर्स ऑफ अदर्स लीडर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री दैट इज अगेंस्ट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस काइंड ऑफ कंट्री नॉट कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और बहुत जल्द उसने क्या किया कि जब खुद प्रेसिडेंट हो गए तो देश के सारे जो दूसरे जनप्रतिनिधि थे जो चुनाव में जीत के आए थे, उनके सभी पावर्स ख़त्म कर दिए, और ख़ुद को देश का सिंगल वन मैन आर्मी के रूप में घोषित कर दिया कि जो भी डिसीजंस होने हैं वो केवल मेरे द्वारा लिए जाएंगे। कोई और व्यक्ति यदि उन डिसीजंस को लेता भी है तो मान्य नहीं होंगे, और कुल मिलाकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप लागू कर दी। इसलिए हम इस प्रकार के देश को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी की यह विशेषता है कि डेमोक्रेसी में लिया जाने वाला फाइनल डिसीजन में उन सभी लोगों की प्रतिभागिता होती है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। ऐसे मेजॉरिटी में लोग अगर उस डिसीजन में समर्थन देते हैं, उस समर्थन के साथ 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 देते हैं, तो डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे दूसरा फीचर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। चुनाव ऐसे हों जो निष्पक्ष हों और स्वतंत्रतापूर्वक हों। कई बार जैसे अभी हमने देखा था अभी लास्ट पॉइंट में ही कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चुनाव तो कराए, पर उसके अंदर बहुत सारी गलत ट्रिक्स का यूज़ किया और उसे हमने एक अनफेयर करार दिया। हम यहाँ पर अगले 2 देशों की घटना से समझेंगे कि किस प्रकार से और किस प्रकार के फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम यहाँ बात करें। स्टोरी ऑफ चाइना। इन चाइना ओनली दोज who are members of the Chinese Communist Party or parties allied to it were allowed to contest election. The government is always formed by the Communist Party. Their parliament has nearly 3,000 members, out of which some members elected by army before the election. Can we say country like this democratic, where only one party have the right to participate in the election? देखिए चाइना का यहाँ एग्जाम्पल दिया कि चाइना के अंदर केवल एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ऐसा व्यक्ति जिसको चुनाव लड़ना है उसको उस पार्टी का मेंबर होना भी आवश्यक है। यदि वो उस पार्टी का मेंबर नहीं है या किसी दूसरी पार्टी को बनाकर चुनाव लड़ना चाहता है तो ये चाइना में संभव नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर केवल कुछ चुनिंदा लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, केवल एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, तो क्या हम उसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा भारत में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते वो इंडिपेंडेंट भी अपना चुनाव लड़ सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैक्सिको का एग्जांपल दिया हुआ है। इन मैक्सिको सिंस 1930 आफ्टर इंडिपेंडेंस होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposition parties did contest elections but never managed to win. मैक्सिको की घटनाएं 1930 के बाद से साल 2000 तक हर 6 साल के अंतराल में भले चुनाव हुए हों, पर हमेशा एक ही पार्टी ने चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं था, पार्टियां और भी थी, पर चुनाव हमेशा एक ही पार्टी ने जीता है। ऐसा क्यों? तो अपोजिशन पार्टी को वो ढंग से चुनाव लड़ने नहीं देते थे, बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेज कर लिया करते थे।
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, बिकॉज द PRI was known to use many dirty tricks to win the election, the PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. PRI क्या करता था? तो PRI बहुत सारा पैसा चुनाव में खर्च करता था, बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करता था, यहाँ तक कि उसके जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इवन टीचर्स थे, इवन अदर ऑफिसर्स थे, उन सबको भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में आना कंपलसरी था। वो एक तरह से उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरह ही काम करते थे। कैन वी से कंट्री लाइक दिस डेमोक्रेटिक वेयर डर्टी ट्रिक्स एंड मॉल प्रैक्टिसेस यूज टू विन इलेक्शन? क्या हम ऐसे देश को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहां चुनाव जीतने या लड़ने के लिए डर्टी ट्रिक्स या फ्रॉड का यूज़ किया जाता है? सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसलिए डेमोक्रेसी वहाँ हम कह सकते हैं जहाँ पर हर पार्टी को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, और जितना सामने वाली पार्टी या अपोजिशन पार्टी की चुनाव हारने की संभावना है, उतनी ही रूलिंग पार्टी की भी चुनाव हारने की संभावना होनी चाहिए। वापिस आप भारत जैसे देश के संदर्भ में समझ सकते हैं, एक लंबे समय तक आज़ादी के बाद इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहा, और इतना लंबा रूल तब रहा जब लोगों ने उनको चुनकर भेजा, और एक समय ऐसा भी आया कि उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में हारना पड़ा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई, फिर दोबारा वही पॉलिटिकल पार्टी जीती, और फिर दोबारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर जीतती और हारती रही है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फीचर नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अनटिल आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के अंदर ये समस्या रही है कि जैसे जैसे देश डेमोक्रेटिक होते गए, उन्होंने डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स को नहीं अपनाया। जैसे कहीं पर अमीरों को वोट देने का अधिकार मिला, गरीबों को नहीं मिला, कहीं पर पुरुषों को मिला, महिलाओं को नहीं मिला, कहीं पर पढ़े लिखों को मिला और इलिटरेट या अनपढ़ को नहीं मिला। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। अनटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। बहुत लेटेस्ट की बात है, 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया नाम के देश में ऐसे लोग जो रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे, उनको वोट देने का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिलता था। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। फिजी नाम के देश में वोट देने का अधिकार तो सभी को है, पर ऐसे लोग जिनका मूल भारत से और भारत से जाकर वो फिजी में बस रहे हैं, उनकी वोट की वैल्यू इंडिजीनियस फिजियन से के वोट से कम हुआ करती थी। तो क्या आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति को वोट का समान अधिकार मिला हुआ है, समान वैल्यू मिली हुई है? जैसे आप भारत की बात करें, चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो लिटरेट हो या चाहे इलिटरेट हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सभी लोगों के वोट की वैल्यू एक समान है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने लिखा भी है, कैन वी से कंट्री लाइक दिस डेमोक्रेटिक वेयर वोट वैल्यू ऑफ सिटीजन्स आर डिफरेंट। ऐसा देश जहाँ पर व्यक्तियों के वोट की वैल्यू बदल रही हो, ऐसे देश को हम क्या डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? सो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसलिए डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक एडल्ट सिटीजन, जिसको उस देश की नागरिकता है, उसके वोट का समान अधिकार और समान वैल्यू देश में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप लास्ट फीचर डेमोक्रेसी का पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखा होगा आपने कि देश में रूल एंड रेगुलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है, बहुत सारी पॉलिसीज़ की मेकिंग की जाती है, और उन सब का उद्देश्य यही होता है कि देश उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चले, और उस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी का देश का हर नागरिक, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो लिटरेट हो चाहे वो इलिटरेट हो, सभी उसका समान रूप से सम्मान करें। यदि शासक जो है, रूलर जो है, व्यवस्था चलाने वाला जो है, पॉलिटिशियन जो है, यदि वो खुद ही उन सारे रूल को तोड़ता है, उनका सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे देश के अंदर
डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। यहाँ पर एक जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 एंड रॉबर्ट मुगबे, लीडर ऑफ पार्टी ऑफ स्ट्रगल, ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by his party. President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. जिम्बाब्वे नाम के देश का एक उदाहरण दिया हुआ है। 1980 के उन्होंने वाइट माइनॉरिटी से अपने देश को आज़ाद किया था। जो स्ट्रगल की पार्टी थी उसके लीडर रॉबर्ट देश के प्रेसिडेंट बने। वो हर समय फिक्स समय अंतराल में चुनाव तो कराते थे, पॉपुलर भी थे, पर फिर भी वो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी गलत ट्रिक्स का यूज़ किया करते थे। साथ ही साथ समय समय पर जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी मुझे दिक्कत दे सकती है, उन्होंने खुद के फेवर का बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बदलाव किए और वो सारे बदलाव ऐसे थे जिसके कारण वो उस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था, आंदोलन नहीं कर सकता था, मीडिया में कुछ लिख नहीं सकता था, कोई अपोजिशन पार्टी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती थी। इसमें लिखा है हमने आगे, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी के लोगों को परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को कहीं ना कहीं बंद करना या नहीं होने देने की स्थिति वहाँ होती थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई पब्लिक आंदोलन करने नहीं आ सकती थी, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती थी। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और एक ऐसा कानून बना दिया गया कि प्रेसिडेंट की गलती पर भी आप उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। कैन वी से कंट्री लाइक दिस डेमोक्रेटिक? एक ऐसा देश जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है, क्या हम ऐसे देश को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसलिए एक ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का, लॉ का और सिटीजन्स के राइट्स का सम्मान हो। ऐसे देश को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। और वापस इन चारों पॉइंट के साथ मैं समरी में कहूँगा कि इन चारों पॉइंट का आप आसानी से भारत में अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया ने सभी प्रकार के नागरिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट, लोगों को कई प्रकार की आज़ादी देकर इस भारतीय संविधान के अनुरूप अपना कार्य निरंतरता के साथ करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के इन चारों फीचर्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।